तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहद ही डरावनी कहानी। इसे सुनकर आपका मन विचलित हो सकता है और हो सकता है कि आपके प्यार से विश्वास भी उठ जाए। तो चलिए सीधा कहानी पर चलते हैं। ये कहानी है एक गांव दीवानपुर की। गांव के त्रिभुवन काका के पास बहुत सारी गायें थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वे रोज़ सुबह दूध निकालने के बाद गायों को एक गांव से दूसरे गांव, तो कभी नदी किनारे तो कभी जंगल में घुमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते तो साथ में ही अपना खाना ले जाते और कहीं पेड़ की छांव में बैठकर खा लेते थे। प्यास लगने पर वो गांव के बाहर लगी किसी नल या कुएं से पानी निकाल कर पी लेते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन एक बार त्रिभुवन काका बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उधर गायों का बुरा हाल। उन्हें तो सिवान में घूम घूम कर चरने की आदत थी। वे चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पे उठा ली थी। त्रिभुवन काका की पत्नी पुआल वगैरह गायों को खाने के लिए देती, लेकिन गायों ने उसे खाने तो दूर देखती भी नहीं थी। मानो वो गायें अनशन पर बैठ गई थी, क्योंकि उन्हें आदत थी बाहर घूम घूम कर खाने की। वो दिन पर खूंटे के इधर उधर घूम घूम कर गोबर से पूरी जमीन कीचड़ कर देती। कुछ तो इतनी शानी थी कि नाद में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हठ देखकर त्रिभुवन काका बड़े परेशान हो गए। उनकी हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। उसका नाम राकेश था। 16 साल की उम्र में ही वह बहुत ही होशियार था। उसके घर पर भी गायें थी, तो उसे इन चीज़ों की जानकारी थी। दूध दही खाकर गबरू जवान बन गया था। कोई देखकर उसे बता नहीं सकता था कि ये 16 साल का है। उसे त्रिभुवन के सारे काम संभाल लिए, साथ में अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता। त्रिभुवन काका बड़े खुश हुए। गर्मी का दिन था। खेतों में घास गर्मी की वजह से ख़त्म हो गई थी और उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंच गया और कब वह घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय हुआ था। राकेश को प्यास लगी थी, लेकिन पानी गर्म हो जाने के कारण उसने पानी गिरा दिया। वह इधर उधर जंगल में ही पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक उसे एक कुआं दिखाई देता है। उसकी जान में जान आई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गर्मी के कारण पानी था वो बहुत ही नीचे था। उसने एक छोटी सी बाल्टी, जिसे वह अपने साथ हमेशा रखता था, उसे अपनी धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि गर्मी के कारण पानी काफ़ी नीचे चला गया था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थक सा गया था और पसीने से पूरी तरह भीग गया था। वह हार कर पेड़ की छाल में बैठ गया था। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका कि इस जंगल में और दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रही थी। राकेश उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में राकेश खो सा गया था। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ राकेश को पूछा, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं? राकेश तो जैसे शुद्ध बुद्ध ही खो बैठा था। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। राकेश तो जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। किशोरी ने पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह से सटा लिया। किशोरी ने अपनी अंजलि का जल राकेश की अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और राकेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। वह अलग बात थी कि उसके अंजलि का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वह उस किशोरी के चेहरे की खूबसूरती को एकटक पिए जा रहा था। ना तो किशोरी के हाथ में जल खत्म हो रहा था और ना ही राकेश की प्यास बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही है। यह सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश पानी तो कम पी रहा है और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था। तो वह असहज होते हुए बोली, और पिलाऊं या बस? राकेश कुछ बोल ना सका, सिर्फ नाम में सर हिला दिया। उसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज़ में कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। राकेश अब भी कुछ नहीं बोला और सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वह किशोरी बखलाती हुई जंगल में गुम हो गई।
राकेश कुछ देर कुएं की जगह पर बैठा रहा और फिर अचानक वह उठा और गायों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल चुकी थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। आज वह बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। उसके मन में प्यार की तरंगे हिलोरे मार रही थी। वह रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर क्षण सिर्फ वही लड़की दिखाई दे रही थी। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल ही नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ आए। वह करवटें बदलता और प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे क्या हो गया। क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींदें सब उड़ गई थी। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया। वह जोर से चीखा और जब तक त्रिभुवन काका और उसकी पत्नी आती वह बेहोश हो चुका था। त्रिभुवन काका उसके चेहरे पर पानी छिड़के बहुत सारे जतन किए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी 2 ही लाइनें उन्होंने पढ़ी थी कि राकेश तेज आवाज में हंसा। लेकिन आश्चर्य यह था कि यह हंसी राकेश की नहीं बल्कि किसी लड़की की थी। अब तो त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी के प्राण सूख गए थे। वे वहां से तेजी से निकले और पास के ही राम खेलावन ओझा के पास पहुंचे और सारा माजरा उनको सुनाया। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चल कर देखते हैं। ओझा त्रिभुवन काका और उसकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा। ओझा ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ लो और वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का उच्च स्वर में जाप करेंगे और ये शंख बजाएंगे। कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वह चुड़ैल तमाम तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डराना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना होगा। जैसे ही सभी लोग त्रिभुवन काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की 4 दीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही शंख आदि बजाना चालू कर दिया। रात के समय में इस तरह की आवाज़ से अगल बगल के गांव वाले भी बहुत ही अचंभित हुए और गुटों में वे भी इस गांव की तरफ आने लगे। इधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किए। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता, वह चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराने लगती। कभी वह उल्टे पांव चलती तो कभी छत पर उल्टा चलने लगती, तो कभी भीड़ के किसी एक खास की तरफ से तेजी से बढ़ती, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाती। 5 घंटे तक यह कार्यक्रम चला। सुबह के 4 बजने वाले थे, तभी ओझा की नज़र वहाँ गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। उसने वह फूल जैसे ही उठाने की कोशिश की, चुड़ैल खूब जोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप लेकर तेजी से ओझा की ओर झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया और आग में डालते ही राकेश शांत होने लगा और कुछ ही समय में एक तेज चित्कार के साथ एक काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया। तब ओझा ने राकेश से पूछा तो राकेश ने सारी बातें बताई और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी वह चुड़ैल मेरे पास उसी लड़की के रूप में आई। तब मुझे शक हुआ। मैंने उससे उसका नाम पूछा। वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरी उंगली से चुभा दिया और जैसे ही इसमें खून लगा वह अपने असली रूप में आ गई। तो इस घटना के बाद राकेश के साथ ही त्रिभुवन काका भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिए। लोग इस चुड़ैल का प्यार से काफी हतप्रभ थे। कई दिनों तक यह बात लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनी रही। लेकिन उस जंगल की तरफ अभी भी कोई आता जाता नहीं है। उस चुड़ैल का खौफ आज भी गांव वालों के अंदर बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द जो भी कहानी हम पोस्ट करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।